जो पिछले क्लास में जो भौतिक से संबंधित जितने सारे जो कंसेप्ट है उसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसमें जितने सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो की टर्म्स हैं कि व्हीटस्टोन से संबंधित हो या ताप गुणांक से संबंधित हो या रेजिस्टेंस धारा सारे से संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको हम लोग उसमें समझ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उससे संबंधित जो प्रैक्टिस है उसको हम करेंगे। जो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आ चुका है या जो आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चंस को हम करेंगे। यदि आप उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो उसको आप बिल्कुल वॉच कीजिए, ताकि आप उसको और भी बहुत बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है आप उसको रिमेंबर रखिएगा। एक कॉपी रखिए, एक पेन रखिए, आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए, जिसके थ्रू आपका जो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, जो एरर आ रहा है, उसको आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि इसमें हम किसको और कैसे अच्छे ढंग से सुधार सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ये 1 आवर्स का भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस करना है तो उसको पूरा वॉच करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे तक जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा। ये हम लोग का जनरली प्रैक्टिस ही रहता है कि हम लोग घर में बल्ब जलाते हैं और उसमें हम लोग जो बिजली बिल पेड करते हैं, तो इसमें हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा सॉल्यूशन 1। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर में मैं लिखा हूँ, सॉल्यूशन हम नीचे में करेंगे। तो एक यूनिट बराबर होता है 1000 वाट घंटा। ठीक है, या इसी को 1000 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर्स। तो ये 1 यूनिट में इतना आना चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट मीन्स क्या है, 1000 वाट। ये आवर्स यदि हम लोग यूज़ करते हैं तो ये 1 यूनिट कहलाता है। अब क्वेश्चंस में जो 1 यूनिट का चार्ज दिया रहेगा कि 5 रुपीज़ है या 10 रुपीज़ है, जितना भी दिया रहेगा उतने के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, वाट का वैल्यू कितना दिया है, 100 वाट का एक बल्ब है, वो 10 घंटे तक कंटिन्यू ऑन रहता है। ठीक है, तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाट हुआ और ये आवर्स हुआ। तो ये क्या हो गया, 1000 वाट आवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 के लिख सकते हैं। के मीन्स क्या हो जाएगा, किलो वाट आवर्स। तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ से कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वाट आवर्स होता है। तो जो ये बल्ब जल रहा है, 100 वाट का जो बल्ब है 10 घंटे तक जलता है, तो एक ही यूनिट क्या हो रहा है, वो यूज़ कर रहा है। अब उसमें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि एक यूनिट का जो चार्ज है वो 5 रुपीज़ है। कितना है, 5 रुपीज़ है। तो हमको कितना रुपीज़ पेड करना पड़ेगा, बट हम लोग एक ही यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो 5 रुपीज़ हमको पेड करना पड़ेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें उसका वैल्यू बस चेंज रहेगा, रुपीज़ को चेंज कर सकता है, टाइम को, वाट को। तो आपको हमेशा रिमेंबर रखना है कि एक यूनिट बराबर कितना होता है, 1000 घंटा होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ से सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 5 रुपये। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। अभी हम लोग यहाँ पर देखे थे कि 1 किलोवाट घंटा का मान, 1 किलोवाट घंटा मीन्स 1 यूनिट होता है। ठीक है, अब उस 1 यूनिट का एक्चुअल में जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1 किलोवाट आवर्स, ठीक है, का वैल्यू हमको पूछ रहा है। तो 1 किलो मीन्स क्या हो जाएगा, 1000 वाट हो गया ये। ठीक है, आवर्स का मीन्स क्या हो जाता है, 1 आवर्स इक्वल टू 3600, ये सेकेंड में आता है। ठीक है, तो वाट बचा हुआ है यहाँ पर और इसका क्या हो गया, सेकेंड। ओके, अब यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 6 से और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से, वाट इक्वल टू होता है जूल पर सेकेंड और ये यहाँ से सेकेंड, तो सेकेंड एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल मिलता है यहाँ से। यदि इसको हम और छोटे पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू, अब यहाँ पर पॉइंट बढ़ा लिए हैं तो ये किसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो ये 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ये इस वैल्यू का आपको याद रखना है। किसी किसी क्वेश्चन में इसको दिया रहता है या फिर नहीं दिया है तो हमको उसको यूज़
करना। थर्ड में हम लोग देखते हैं कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 आवर्स तक हम लोग स्विच ऑन करके रखते हैं, तो प्रयुक्त जो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगा, मतलब कितना यूनिट खर्च होगा, 425, 4 या फिर 0.4। तो चलो इसको हम लोग चालू करते हैं। तो यहाँ पर हम रखते हैं 100 वाट को हम लोग कितने घंटे तक चलाते हैं, 4 आवर्स तक। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोवाट होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 400 वाट आवर्स हो गया। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, किलो में लाना है। हमेशा हमको क्या ध्यान रखना है कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर्स होता है। तो किलो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 4000 और ये 1000, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, किलोवाट, ये आवर्स। तो 0 0 कैंसल, इसका वैल्यू हमको मिलेगा 0.4 किलोवाट ये आवर्स। तो इसका कितना यूनिट यहाँ से व्यय हो रहा है, ऑप्शन में हम देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं कि जैसे कोई सा भी घर है, उसमें 2 बल्ब लगा है या फिर 3 बल्ब लगा है, और यदि उसका प्रकाश कम ज़्यादा हो रहा है कि एक बल्ब में प्रकाश ज़्यादा हमको मिल रहा है, दूसरे में कम मिल रहा है, तो आखिर उसका रीज़न क्या है। तो ऐसे जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें देखिए हम लोग यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है, मतलब जो प्रकाश हमको मिल रहा है वो रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है। दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे बल्ब से संबंधित रहेगा और प्रकाश से संबंधित रहेगा कि उसका रीज़न क्या है कि वो कम ज़्यादा प्रकाश दे रहे हैं। तो इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए कि एक हम लोग जानते हैं P इक्वल टू V इंटू आई होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है, शक्ति इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, अब ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, R इक्वल टू V अपन आई, इक्वल टू V अपन आई है। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपन R। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ये क्या हुआ, पावर का वैल्यू हुआ। तो यहाँ से हमको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिल रहा है। जो पावर होता है वो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको समझना है, यदि रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी शक्ति क्या रहेगा, कम रहेगा। शक्ति कम रहेगा मतलब वो प्रकाश कम देगा। और यदि उसका रेजिस्टेंस कम है, प्रतिरोध कम है, तो उसकी शक्ति ज़्यादा रहेगा। और शक्ति ज़्यादा है तो उसका प्रकाश भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो इस फार्मूला से हम लोगों को क्या रिजल्ट मिल रहा है कि प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है, मतलब जो शक्ति है वो रेजिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है, क्या ये समानुपाती रहता तो क्या होता, वो समान रहता। ये अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, क्या बोला जा रहा है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। यदि ये शक्ति अधिक है तो ये क्या होगा, कम होगा। यहाँ से ये इसको बढ़ा रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है रेजिस्टेंस का। तो लास्ट में क्या है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो ये यदि इसको हम कम करते हैं, कम प्रकाश वाले मतलब शक्ति यदि कम है तो रेजिस्टेंस क्या है, अधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो इस सेतु से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें ये दिया गया है कि जो धारामापी है और जो बैटरी है उसके स्थान को यदि हम लोग चेंज कर देते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा, जो हमको प्रतिरोध मिलता है वो सेतु की संतुलन क्या बिगड़ जाएगा या फिर वो सेम रहेगा। चलिए देखते हैं इसको। व्हीटस्टोन सेतु में यदि बैटरी तथा धारामापी को परस्पर बदल दिया जाता है तो क्या होगा। जैसे कि इसमें क्या होता है कि 4 प्रतिरोध होता है, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और ये चौथा है, ए बी सी और ये डी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कोई इस होते हैं
और दूसरे विकर्ण में हम लोग जो बैटरी है या फिर सेल है उसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हम लोग जोड़ दिए एक धारा मापी को, और जो दूसरा विकर्ण है उसमें एक बैटरी को हम लोग यहाँ पर ये जोड़ दिए हैं। अब ये प्रश्न ये बोला जा रहा है कि यदि इसके स्थान को हम परिवर्तित कर देते हैं, मतलब धारा मापी को यहाँ ले आते हैं और बैटरी को यहाँ ले आते हैं, तो क्या सेतु की संतुलन की स्थिति बिगड़ जाएगा या सेम रहेगा, या फिर ये जो आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर करता है या आंतरिक प्रतिरोध पर ये निर्भर नहीं करता है। तो इसमें ये बोला गया है कि व्हीटस्टोन सेतु में कि जो एक विकर्ण में हम लोग क्या करते हैं, धारा मापी को जोड़ते हैं। अब इसमें ये नहीं बोला गया है कि आपको इसी में ही जोड़ना है, ठीक है, या इसमें जोड़ना है। तो यहाँ का प्रतिरोध क्या है, P Q R और ये S, मतलब क्या हुआ, P/Q इक्वल टू R/S। तो यदि हम इसके स्थान को परिवर्तित करते हैं तो ये जो मान है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, क्या है, प्रभावित नहीं होता है। कब, जब हम उसके स्थान को परिवर्तित कर देते हैं और सेतु की संतुलन की स्थिति में ये वैल्यू हमको मिलता है और ये इसके स्थान में डिपेंड नहीं करता है। जो क्वेश्चन भी होते हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो विद्युत बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट और उनका जो वाट है वो अलग अलग वाट का है, एक 60 वाट का है और एक क्या है 40 वाट का है। तो उनमें जो प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो प्रतिरोध का अनुपात हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या फार्मूला याद होना चाहिए, इसके लिए पावर इक्वल टू क्या होता है, V/I। ठीक है, ओम के नियम से R इक्वल टू क्या होता है, V/I। यहाँ से I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ पुट करते हैं तो ये हो गया V²/R। ये क्या हुआ, शक्ति का वैल्यू हुआ। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो वोल्ट है वो दोनों के लिए क्या है, 220 वोल्ट है। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा। आखिर जो पावर है, जो शक्ति है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/R पे डिपेंड कर रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी किए थे। अब यहाँ पर 2 बार दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, P1, ठीक है, और ये P2 हो जाएगा। दोनों का वाट उसका हो जाएगा, अलग अलग है। अब यहाँ से व्युत्क्रमानुपाती है तो R2 ऊपर में आ जाएगा और ये R1 नीचे में आ जाएगा। तो पहला जो बल्ब है वो कितनी शक्ति का है, 60, और जो दूसरा है वो 40। तो ये R2/R1 हुआ। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 0 और 0 कैंसल, 3/2 इक्वल टू R2 ये 50 वाट और 250 वोल्ट। लैंप में धारा का मान कितना होगा, ठीक है, एक बल्ब है वो कितने वाट का है, 50 का है, और उसका वोल्ट कितना है, 250 वोल्ट है। तो उसमें धारा का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, पावर या शक्ति इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 50 वाट का है ये, और ये 250 वोल्ट का है बल्ब है। तो यहाँ से I का मान कितना मिल जाएगा, 50/250, 0 एंड 0 कैंसल, 5 1 जा 5 और ये 5 5 जा 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 एम्पियर आंसर होगा। अब दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, एक दूसरे से, एक क्या है, दूसरे से मोटा है, ठीक है, दुगना मोटा है। तो दो तारों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये R1, लेकिन इसका भी लंबाई क्या है, सेम है। अब क्या बोला गया है कि दोनों का लंबाई सेम है। जो पहला वाला है, मतलब जो R1 है, वो दूसरे से क्या है, 2 गुना है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध R बराबर रो
एल अपान ये ए होता है, ठीक है। तो आर का वैल्यू ये क्या हो गया, इसमें तो डिपेंड नहीं करता है, नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में लंबाई और उसके जो एकांक प्रतिच्छेद का जो क्षेत्रफल है, मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम चेंज करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एल अपान पाई आर का ये स्क्वायर, ठीक है। अब जो जो वैल्यू दिया है उसको हम पुट करते हैं। तो प्रतिरोध पहले R1 के लिए ले रहे हैं, तो दोनों का लंबाई तो सेम है, ठीक है। लंबाई क्या हुआ L, और यहाँ से पाई का मान भी सेम रहेगा, तो ये R1 का स्क्वायर हुआ। अब यदि हम दूसरे के लिए करते हैं यहीं पर, तो ये R2 बराबर क्या हो जाएगा L, ये R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इनके प्रतिरोध का अनुपात क्या क्या होगा, तो ये R1 अपान R2 करते हैं, R1 अपान R2, चूँकि दोनों का लंबाई सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो उसके त्रिज्या का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा और ये R1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये R2 का स्क्वायर, R1 क्या है, दूसरे का 2 गुना है, ठीक है। क्या है, 2 गुना है। तो ये R2 और R2 कैंसल, तो ये 1/4, मतलब वो किस अनुपात में है, 1:4 में वो है। इसमें आपको इस फार्मूला को ध्यान रखना है कि R बराबर क्या होता है और उसमें व्युत्क्रमानुपाती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको आपको ध्यान रखना है। तभी आप ऐसे टाइप का जो क्वेश्चंस है जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है और आता भी है, इसको आप सॉल्व कर। एक ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.4 ओम है, और उसको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो उसका मान कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये 1 ओम का हुआ, ये भी 1 ओम का हुआ, और इसके साथ एक और क्या है, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.4 ओम का है, और ये इसमें एक बैटरी जोड़ा गया है, ठीक है, जो 12 वोल्ट का है। ये कितना का है, 0.4 ओम, ये कितना है, 1 ओम, और ये 1 ओम, ठीक है। तो ये यहाँ से धारा प्रवाहित होता है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए, ठीक। तो जितने सारे जो रेजिस्टेंस है ये इसका ये यदि हम बात करें तो क्या है, वो श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.4 इक्वल टू 2.4 ओम, और यहाँ से ये वोल्ट कितना दिया गया है, विभवांतर 12 वोल्ट। तो हम क्या जानते हैं, I इक्वल टू V अपान R, ठीक है। क्या होता है, V अपान R, तो 12 हुआ और ये 2.4 हुआ। इसको हम कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 1 जा और 12 है। पहले इसको हम जो दशमलव है उसको हटा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 5 एम्पियर। तो यहाँ से जो धारा का मान हमको प्राप्त होगा वो ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट इसका आंसर है। 10 ओम प्रतिरोध के तार की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो बढ़े हुए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर रो एल अपान ये ए होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लंबाई को कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्टिंग में प्रतिरोध R है और लेंथ क्या है, L है, ठीक। इसमें R और ये जो L है, इन्हीं दोनों के बीच ही क्या है, एक रिलेशन इसमें दिया गया है, ठीक। तो R1 बराबर है 10, L1 बराबर है L। अब क्या किया जा रहा है, R2 हमसे पूछा गया है, और जो L2 का मान है वो पहले जो L है उससे क्या कर दिया जा रहा है, 10% उसको बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 11L अपान ये 10 हो गया L2 का मान। अब यहाँ से हम लोग मान रख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको यह ध्यान रखना है कि जब उसके हम लेंथ को बढ़ा देते हैं, 10% बढ़ाएं या फिर कितना भी बढ़ाएं, तो उसका जो वॉल्यूम है पहले जितना था उतना बाद में भी रहेगा। ये इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2, ठीक है। मतलब जब उसके लेंथ को हम नहीं बढ़ाए थे तो वॉल्यूम क्या था, A
इंटू एल था, जब बढ़ा दिए तो क्या हो गया ए इंटू ये 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1। अब ये 2 है और ये क्या है ये 1 है। हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा A1 L1 और ये क्या हुआ L2। L2 का वैल्यू कितना मिला है हमको 11, L1 अपान ये 10 मिला। तो L1 और L1 कैंसल, तो A1 अपान A2 मीन्स दोनों का जो एरिया का वैल्यू कितना मिल गया 11/10, ये यहाँ से हमको मिल गया। इसका जो वॉल्यूम है उसके लेंथ को इंक्रीज़ करने से पहले और बाद में वो क्या रहेगा सेम रहेगा। अब हमको क्या पता है R इक्वल टू रो L अपान A। अब सारे वैल्यू हम पुट कर देते हैं। R1 इक्वल टू L1 अपान A1, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा L2 अपान ये A2 हो जाएगा। ठीक है, हमको दूसरा प्रतिरोध फाइंड आउट करना है जब उसके लेंथ को हम लोग क्या कर दिए इंक्रीज़ किए हैं। तो हम क्या करेंगे R2 में R1 को डिवाइड कर देते हैं, R2 बाय R1। ठीक है, तो ये L2 बाय A2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो A1 अपान L1। ठीक है, L2 का वैल्यू कितना मिला है हमको 11/10 और ये L1 हो जाएगा। A1 अपान A2 का वैल्यू भी कितना मिला है हमको 11/10 मिला हुआ है। और यहाँ से ये जो L1 है ये L1 बचा हुआ है, तो कैंसल 11 में 11 में 121 और ये 100 आ गया। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा R2 का वैल्यू निकालेंगे तो R1 का वैल्यू कितना है 10 है, तो 121 गुड़ 10/100 बराबर 12.1 ओम। ये जो दूसरा प्रतिरोध है जब उसकी लेंथ को हम बढ़ा देते हैं उसके बाद ये चालकता किसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अप्रवाह वेग, प्रतिरोधकता, प्रेरकता या विद्युतशीलता। ठीक है, जब हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट कर रहे थे तो मैं इसको एक्सप्लेन किया था कि जो चालकता होता है वो प्रतिरोधकता का क्या होता है व्युत्क्रम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रतिरोधकता का आंसर हो जाएगा। चालकों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो क्या होता है, मतलब जब हम चालक में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है बढ़ने लगता है, क्योंकि जो क्रांति काल का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो चालकों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक मतलब क्या होता है, यदि हम चालक के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, तो इसी एकांक परिवर्तन को ही हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। और चालक के लिए ये क्या होता है धनात्मक होता है।